जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो कि आप तैयारी कर रहे हैं श्रेष्ठा योजना की या एनएमएमएस परीक्षा की, पीएमएसएसबी की, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो जो भी बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह जो पास कर चुके हैं जिनकी परीक्षाएँ बस अभी होने वाली हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं परेशान ना हो, क्योंकि पेपर बच्चों जैसा मिलता है वैसे ही मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर हिंदी में नहीं दिखा सकता। और मैं पूरे प्रश्न हिंदी में पढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा, पूरे प्रश्न मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 101 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी तथा जिन्ना के द्वारा शैतानी और अत्याचारी करार दिया गया? पहला ऑप्शन है इल्बर्ट बिल, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है रोलेट एक्ट, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1921। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको देखिए, जो शब्द होता है ना कि किसको शैतानी और अत्याचारी, तो ये वर्ड याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनेंगे, और वो है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट से बच्चों संबंधित बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, ठीक है, और कई बार मैंने वीडियोस में डिस्कस भी किए हैं। और ये डेट या नोट कर लीजिएगा, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें होता क्या था ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे भी आता था ये कौन सा कानून था। मतलब अगर ब्रिटिश सरकार को किसी पर संदेह हो जाए, शक हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए वो गिरफ्तार कर लेती थी, ठीक है। और उसके विरुद्ध जान लीजिए कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी, ना ही वकील था। तो आता है कि कौन सा कानून अब न कोई दलील, न अपील, न वकील के लिए था, तो ये भी आप याद रखिए कि इस तरह से भी आता है, ठीक है। तो गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई, ठीक है। और गांधी तथा जिन्ना ने इसे शैतानी और अत्याचारी करार दिया। और इसी की वजह से बच्चों सैफुद्दीन किचलू और एक और जो हैं उनको अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। तो जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जहां जनरल डायर ने गोली मारकर इतने निहत्थे लोगों को की हत्या कर दी थी। तो इसी वजह से 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन 2 है आपके सामने। सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया है जो पुलिस और अन्य एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए निर्धारित है। यह किस निर्देश के रूप में जाना जाता है? अब देखिए, एक ब्रिटिश की सरकार थी, एक हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उसने अपने नियम कानून बनाए हुए, कब गिरफ्तार किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या नियम कानून है। तो ये देखिए लोकतंत्र है, इसी वजह से ऐसा है। तो इसमें जो है आपका 102 का मैं डायरेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसमें। ये है बच्चों DK बसु की गाइडलाइन, ठीक है। हिंदी में भी वही रहेगा, DK बसु के निर्देश, DK बसु के निर्देश। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि है क्या ये। तो DK दिशा निर्देश के प्रमुख अंश है गिरफ्तार करने वाले या पूछताछ करने वाले पुलिस की पहचान व नाम टैग लगा लेना होना चाहिए। फिर गिरफ्तारी का ब्यौरा रजिस्टर पर दर्ज किया जाए। गिरफ्तारी के समय एक गवाह तथा गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। उसे एक मित्र या रिश्तेदार से बात करने का अवसर दिया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना दी जाएगी। तो अक्सर आप लोग फिल्मों में भी देखते होंगे, गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी सीन्स वगैरह दिखाए भी जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सी गाइडलाइन फॉलो होती है, तो DK बसु की गाइडलाइन फॉलो होती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन 103 है आपके सामने। ये कह रहा है उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 8 अप्रैल 1929, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया भी हुआ है लेकिन आने की पूरी उम्मीद है। ये है बच्चों आपका 103 का ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह हमारे क्रांतिकारी युवा उस समय थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों का काफ़ी विरोध किया और अपने ढंग से किया। तो देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल जो पास हुई थी उस समय,
उसके विरोध में इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, देखिए इसमें ऑप्शन में बेशक नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। जिधर लोग बैठे थे उधर उन्होंने बम नहीं फेंका। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए उन्होंने अपने पर्चे में लिखा था उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है, क्योंकि अंग्रेज़ अपने मन से तानाशाह थे, अपने हिसाब का कानून बना देते थे, चाहे जिसका नुकसान हो लेकिन उनका फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए काफ़ी बड़ा कदम भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने उठाया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है, हमें अपने पास्ट को बच्चों रटने के बजाय समझने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखिएगा, समझे रहेंगे तो आपको हमेशा कहानी की तरह ये चीज़ें याद रहेंगी। 104 है, पठानों के बीच प्रसिद्ध शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतकार की शुरुआत किसने की थी? देखिए ये प्रश्न भी जो इसका उत्तर है उससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं और इसका जो उत्तर है बच्चों वो है आपका खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो उन्होंने खुदाई खिदमतकार इसका भी स्थापना की थी और 1929 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका मतलब होता है खुदाई खिदमतकार मतलब सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब भगवान के नौकर एक तरह से मान के चलिए। आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, समान लोगों की भाषा में वे सुर्खपोश यानी कि लाल कपड़े पहनने वाले थे। तो ये भी कई बार आता है कि खुदाई खिदमतकार के लोग किस रंग के कपड़े पहनते थे, तो लाल रंग के पहनते थे। तो आंदोलन जो है ये आंदोलन गांधी जी से प्रेरित होकर अहिंसात्मक आंदोलन था, कोई भी हिंसा नहीं थी इसमें। और खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिम प्रांत में यानी कि जो पश्तून है, पख्तून है, पठान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में संचालित ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। तो इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आपको आते भी हैं और समझ भी गए होंगे कि कैसे आ सकते हैं। 105 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जापानीज टर्म सुनामी? अब देखिए सुनामी आप जानते होंगे बच्चों, सुनामी आई भी थी, तो वो क्या था, एक सुनामी आपकी क्या थी, एक तरह की ओशन वेव थी, भूकंप आया ज़मीन के नीचे जिस वजह से लहरें उठ के आई और काफ़ी उन्होंने डुबा दिया। ठीक है, तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है तो इसको हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, कारण मैंने बता दिया कि भूकंप की वजह से सुनामी आई थी, भारत के भी काफ़ी अंग जो हमारे प्रदेश में प्रभावित हुए थे और काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ था। क्वेश्चन 106 है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु का दाब। देखिए कुछ विज्ञान के भी प्रश्न आ गए हैं तो एक तरह से जीके के भी प्रश्न हो जाएंगे। तो ऊंचाई के साथ जो हवा का दाब होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है, यह घटता है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये चारों तरफ वायुमंडल है। ठीक है, पूरा तो भाई ग्रेविटी की वजह से नीचे दाब लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे अधिक दाब, फिर यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, ऊपर एकदम कम, क्योंकि इतनी ना भाई बहुत सिंपल समझ के रखिए, किताबें रखी हुई हैं, कोई सामान रखा हुआ है, बोलो कि इस वस्तु पे अधिक दाब है कि इस वस्तु पे अधिक दाब है, भाई इतने का भार इसको सबसे ज़्यादा इस पे होगा, फिर इस पे होगा ना, तो ऐसे आप समझ के चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 107 है, विटीकल्चर इज़ द कल्टिवेशन ऑफ। ठीक है, तो जो विटीकल्चर है या इस किससे संबंधित है, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन 108 है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल वर्ष 1918 में प्रारंभ की थी? ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो हड़ताल की थी, ठीक है, वो की थी अहमदाबाद में। ठीक है, तो देखिए डेट क्रम भी याद करना चाहिए। 1917 चंपारण आंदोलन, 1918 ये जो मिल का आंदोलन इन्होंने किया था मज़दूरों की हड़ताल के लिए, तो ये फेमस काफ़ी है। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना थी। ठीक है, और उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थे ये, यहीं से गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कई बार आता है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने कहाँ दिया था, कब दिया था, और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मज़दूरों की हड़ताल के समर्थन में की थी, ये भी सवाल आता है। ठीक है, तो गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल
कब की थी, किसके लिए की थी, कहाँ की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसको भी नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन 109 सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आरकोट में मोहम्मद अली खां द्वारा नियुक्त यूरोपियन कलाकार कौन थे? ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर में आता हूँ। आंसर है टिली केटल और जॉर्ज विलियमसन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, इसको अपने ही शब्दों में नोट कर लीजिएगा, टिली केटल और जॉर्ज विलियमसन। ठीक है, तो ये जो हैं शासक महमूद अली खां, ये 1717 की बात है। ठीक है, 1795 की बात है, 95, 1795। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी थे। इन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विलियम नामक यूरोपियन चित्रकारों को नियुक्त किया था। इन दोनों ने मोहम्मद अली खां के कई तैल चित्र बनाए थे। ठीक है, तो काफ़ी अलग क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 110 है आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? समशीतोष्ण। ठीक है, इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं, चाहें तो। अलग था इसलिए मैंने नोट कर दिया। और इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। अब कभी मैं पृथ्वी का मैंने पढ़ाया हुआ है, भूमध्य रेखा, फिर ये है टेम्परेट किसको कहते हैं, ये मैं बता दूंगा। किस घास के मैदान को किस एरिया को कहते हैं। टोरिड जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों वेल्ड्स। ठीक है, और इसको हिंदी में भी वेल्ड ही कहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो उसे समशीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में है, ज़रा सा मुझे बताइएगा। यहाँ के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है और यह विशेषकर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया में भी पाया जाता है। और देखिए जो दूसरा नाम है डाउन्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बल्कि नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ मान लीजिए इसका वेल्ड का पूछ सकता है, कभी आपको डाउन्स का पूछ सकता है कि डाउन्स के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पेयरी, इंग्लिश वाला तो आप देख ही रहे हैं। पेयरी, पेयरी जो है वो आपका अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। और पंपास ये भी इम्पॉर्टेंट है। चारों इसलिए मैंने बता दिया, ये जो हैं अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, कभी मैच द फॉलोइंग में भी चारों घास के मैदान आ भी जाते हैं, मिलाना होता है, तो उसमें भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए 111 है आपके सामने। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो भाई सबसे पतली परत जो है वो है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि आपका कस्ट ही कह रहे हैं, जो ऊपरी परत है उसको कस्ट ही, हिंदी में भी कस्ट ही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो 111 का आपका यही है। तो भूप्रपटी जिसे कहा जाता है, ये ऊपरी भाग है। यह 34 किलोमीटर, अगर ऊपर से अगर हम छेद करते हैं तो 34 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम लोग कस्ट कहते हैं या भूप्रपटी कहा जाता है। ये सबसे पतली परत है। ठीक है, और इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। ठीक है, ये सबसे इसके दो भाग होते हैं, सियाल, ये भी अलग से नोट कर लीजिए, और सीमा। अब ये ऐसे अलग क्यों लिखा है? SI से सिलिकॉन होता है जो बालू में पाया जाता है, और ये होता है अल्मीनियम। तो ये इसका मिक्सचर है, अल्मीनियम और सिलिकॉन का मिक्सचर है। ये अल्मीनियम और आपका मैग्नीशियम का मिक्सचर है। ठीक है, तो सियाल में, इसको हिंदी में ऐसे सियाल कह देते हैं, सियाल में सिलिकॉन और अल्मीना तथा सीमा में आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, और इसका आयतन जो है 0.5% होता है। सबसे ज़्यादा आयतन पृथ्वी के किस भाग में होता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि प्रश्न आते हैं बच्चों इससे। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 112 है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है? तो अधात्विक इसमें कौन सा है भाई? और देखिए इसको ऐसे ही कहेंगे हिंदी में भी, बॉक्साइट, मैग्नीज, लेड और माइका। ठीक है, तो इसमें जो अधात्विक खनिज है वो बच्चों है माइका। माइका का इस्तेमाल बिजली के जो उपकरण है उसमें होता है। एक और उत्तर बता दूं कि सबसे ज़्यादा माइका पूरे विश्व में भारत में होता है। एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। इसको हिंदी में अगर कहें तो अभ्रक कहते हैं, तो इसको आप नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा। और इंग्लिश में भी कभी ऑप्शन रहता है, तो इसलिए आपको ये देखिए आग्नेय जो ये कायांतरित चट्टानें होती हैं उसके खंडों के रूप में यह पाया जाता है। और माइका जो है रंगहीन हल्के पीले या हल्के काले रंग का होता है। तो एक तरह का अभ्रक जो है एक जटिल सिलिकेट है, सिलिकॉन की हमने बात की थी, तो इसका एक मिक्सचर है। ठीक है, और इसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी
मिलते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 113 है आपके सामने। सभी इंपॉर्टेंट बच्चों, यह शासक जिसने 13 वर्ष की आयु में ताज पहना था। ठीक है, तो भाई उसके लिए हमें कहानियाँ सुननी पड़ती हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये थे अकबर। ठीक है, तो सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। उसका राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556, कई बार आता है राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1556 को पंजाब के कलानौर नाम स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो ये हो गया। 114 है, काफ़ी बार इस प्रश्न को बताया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ठीक है, तो कुल सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए हैं, जनजाति के लिए हैं, एसटी कैटेगरी के लिए हैं, वो हैं 47। इसको आप अलग से नोट कीजिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 114। ठीक है, तो इसमें जो है अनुसूचित जातियों के लिए भी आप नोट कर लीजिए भाई, जो अनुसूचित शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए कुल 84 स्थान है। मान लीजिए इसका पूछा उसका भी तो पूछ सकता है। तो कुल 84 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत किए गए हैं ये भी नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद या आर्टिकल। अनुच्छेद, कई बार अनुच्छेद भी पूछ लेता है, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेवल हाई हो जाता है। 330 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और ये जो किया गया, नया सीमांकन किया गया था, पहले संख्या अलग थी, तो ये 84वें 84 संविधान संशोधन विधेयक के जरिए किया गया था। ठीक है, तो इसका और ये जो प्रावधान है, जो सीटों का प्रावधान है 84 और 47, ये हमेशा के लिए नहीं किया गया है, ये केवल 2026 तक के लिए लागू होगा। अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो फिर संसद इस पर कानून बनाएगी और इन सीटों को यथायथ रखेगी। ठीक है, तो इसको आप समझ के बच्चों नोट कीजिएगा, फिर से दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा। इसके बाद है व्हाट इज़ रेफर टू एज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से क्या विधि के सर्वोत्तम स्रोत को संदर्भित करता है? ठीक है, तो 115 का सही आंसर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो है संविधान। ठीक है, तो ये सर्वोच्च स्रोत है। तो इसमें याद रखिएगा, मिनर्वा मिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में न्यायालय ने कहा कि देश के लोक तथा सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। कोई भी संविधान से ऊपर या परे नहीं है, ये सभी संविधान के द्वारा ही निर्देशित होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचा और प्रमुख विशेषता है। तो ये किसके तहत हुआ, तो वो मैंने केस आपको बता दिया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको मैं फिर बता दूं केस को। मिनर्वा मिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में न्यायालय ने कहा था। कई बार देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट जो है, केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है उसको पलट भी देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और उल्टा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून को पलटने के लिए सरकार अपनी तरफ से नियम भी बना देती है। ठीक है, तो ये चलता रहता है, जो भी अच्छा रहता है पब्लिक के लिए वो किया जाता है। 115 है आपके सामने। निम्न में से क्या विधि के, अच्छा ये हो चुका है, सॉरी। तापमान परिवर्तन, ठंड, कार्यवाही, पौधे, पशु और मानव गतिविधि द्वारा चट्टानों का टूटना तथा फैलना क्या कहलाता है? तो ये देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन का प्रश्न है, तो उसको कहते हैं बच्चों वीदरिंग, यानी कि अपक्षय। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम बच्चे वो जानते हैं, तो ये डायरेक्ट ये डेफिनेशन का है। तो इस वजह से चट्टानें टूटती हैं और हज़ारों सालों में बनती हैं। ठीक है, फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 117, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। 117 है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये किया जा सकता है लोकसभा में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। 117 का हिंदी में भी लोकसभा ही कहेंगे। ठीक है, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है जब लोकसभा में किसी विपक्ष पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तब ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जाता है विपक्ष द्वारा, और इसे इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अनुच्छेद जो 75 है, आर्टिकल 75, ठीक है, उसमें वर्णित है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। ठीक है, तो
अगर पारित हो जाता है प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है वो इस्तीफा दे देता है। और 118 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था। काफ़ी बार बच्चों प्रश्न आया है और आएगा भी, ठीक है। तो इसका गठन बच्चों 1985 में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखिएगा, अब कई बार आता है कि मानो ये संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका 2020 में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चों, शिक्षा मंत्रालय अब कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार आता है कि जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय उसका असली में गठन कब किया गया था, तो सवाल घूम के कैसे भी आ सकता है। बच्चों क्वेश्चन 19 है दीकू कौन थे। तो बच्चों दीकू जो है वो बाहरी थे, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का उपयोग बाहरी शब्दों के लिए किया गया था पहली बार, और दीकू शब्द की शुरुआत ये झारखंड में अंग्रेज के प्रवेश के बाद प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 120 है 29 मार्च 1800 का महत्व है क्योंकि उस दिन, देखिए काफ़ी बार इस पे प्रश्न आते भी हैं। मंगल पांडे ने एक अधिकारी को मार दिया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्यों महत्व है। और इसके पीछे देखिए सवाल कई बार बनते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। तो चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटित हुई थी, जहां मंगल पांडे ने जो चर्बीयुक्त कारतूस है उसके इनकार से मना कर दिया था, ठीक है। अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, इसको नोट कर लीजिएगा, लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, सॉरी बाग है, ग है, ठीक है, बाग। और ये ह्यूशन, जनरल ह्यूशन की उन्होंने हत्या कर दी थी, जनरल ह्यूशन की हत्या उन्होंने कर दी थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट डेट है बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, 8 अप्रैल 1857, ठीक है। सैनिक अदालत में मंगल पांडे जी को फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है। तो दोनों डेट बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न बनते हैं और आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हिमालयी भूकंप के अंतर्गत नहीं आता है। तो हिमालय में देखिए बार बार भूकंप आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है वो उसको नहीं लिया गया है, तो इसमें बच्चों भुज भूकंप को नहीं लिया गया है, ठीक है। बाकी देखिए सभी पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, ठीक है। तो ये उसके अंतर्गत नहीं आता, ये तो गुजरात में आ रहा है जो अरब सागर से लगा हुआ है। देखिए बाकी उत्तरकाशी, कांगड़ा, दिल्ली जो है सभी भूकंप क्षेत्र में आते हैं, भूकंप आने की यहाँ बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो 122 है संस्कृत के विद्वान थे तथा उनका कहना था कि हिंदुत्व महिलाओं के प्रति दमनकारी है, ठीक है। तो काफ़ी अलग स्टेटमेंट है। तो ये थे पंडिता रामाबाई, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने विरोध में दिया था, ठीक है। तो उनको लगा होगा, पंडिता रामाबाई को देश की पहली महिलावादी माना जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 23 अप्रैल 1858 में हुआ था। वे संस्कृत की विदुषी थी, ये भी जान लीजिए। उन्होंने पितृसत्रात्मकता की कठोर आलोचना की। 1880 में उन्होंने गैर ब्राह्मण बंगाली वकील विपिन बिहारी से शादी की थी। उन्होंने हिंदुत्व को महिलाओं के प्रति दमनकारी बताया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अलग प्रश्न है, ठीक है। 123 आपके सामने, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मतलब कि जीवाश्म ईंधन का जलना कारक है। तो ये है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। 124 है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन के किस घटना से क्रोधित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार बच्चों आएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस वजह से उन्होंने लौटा दिए था। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताया कीजिए, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, NMMS की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हुई, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की, उसमें इसको मैंने विधिवत समझाया हुआ हर एक चीज़ों को। उससे प्रश्न बनते हैं और आएंगे भी बच्चों, कंफर्म आएंगे, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। और आपका 1 मिनट बच्चों, यही केवल एक मौलिक अधिकार है, बाकी मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।